शिक्षा का अधिकार यानी RTE और सामाजिक समावेशन के मुद्दे पर ये चर्चा बहुत जरूरी है। हाँ, और हमारी न्यायपालिका द्वारा हाल ही में जो कड़े कदम उठाए गए हैं उन पे भी नजर डालेंगे। बिल्कुल। आज की इस चर्चा का आधार कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज और हालिया अदालती फैसले हैं। साथ ही यूडाइस प्लस 2024-25 का नया डेटा और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 की रिपोर्ट भी इस विश्लेषण का हिस्सा है। इस पूरे विश्लेषण का जो मुख्य लक्ष्य है वो ये समझना है कि संविधान का अनुच्छेद 21A और शिक्षा का अधिकार अधिनियम केवल कागज पर लिखे हुए कानून नहीं है। सही बात है। ये भारतीय समाज के ढांचे को कैसे बदल रहे हैं और अभी भी किन बाधाओं को पार करना बाकी है, यही हमारा आज का मिशन है, जो कि काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शिक्षा का अधिकार कानून तो 2009 में ही बन गया था। हाँ, और इस कानून की सबसे क्रांतिकारी बात इसकी धारा 12(1)(c) थी, जिसके तहत निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश स्तर पर यानी पहली कक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के लिए 25% सीटें आरक्षित की गई हैं। सिद्धांत रूप में देखा जाए तो एक मास्टर स्ट्रोक था। मतलब शहर के सबसे महंगे स्कूलों में भी कम से कम 1/4 बच्चे ऐसे होंगे जो शायद कभी स्कूल की फीस नहीं दे सकते थे। यहीं पर हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। लखनऊ पब्लिक स्कूल LD को बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाला मामला। बिल्कुल। इस मामले में कोर्ट ने एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त रुख अपनाया है। और वो आदेश क्या है? कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि जैसे ही राज्य की सूची में किसी छात्र का नाम आवंटित हो जाता है, स्कूल उसे प्रवेश देने के लिए पूरी तरह से बाध्य है। मतलब कोई बहाना नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। स्कूल प्रबंधन पात्रता या कागजी कमियों के नाम पर प्रवेश को न तो रोक सकता है और न ही उसमें देरी कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा आदेश है। लेकिन यहाँ एक बात खटकती है। मतलब जब कोई स्कूल प्रबंधन किसी बच्चे को आय प्रमाण पत्र या पते के विवाद को लेकर दाखिला देने से मना करता है, तो क्या ये महज एक प्रशासनिक देरी होती है या फिर ये जानबूझकर उन बच्चों को बाहर रखने का एक सोचा समझा तरीका है? इस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। अक्सर स्कूल इन 25% कोटे वाले बच्चों को एक आर्थिक और सामाजिक बोझ के रूप में देखते हैं। ये काफी कड़वी सच्चाई है ना? इसलिए प्रवेश प्रक्रिया में छोटी छोटी कागजी खामियां ढूंढना एक प्रकार की गेट कीपिंग बन जाती है। गेट कीपिंग यानी जानबूझकर दरवाजे बंद रखना। सही कहा। स्कूल ये भली भांति जानते हैं कि एक दिहाड़ी मजदूर या आर्थिक रूप से कमजोर माता पिता कानूनी पचड़ों में नहीं पड़ेंगे। वो थक हार कर वापस लौट जाएंगे। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी गेट कीपिंग की मानसिकता पर एक ऐतिहासिक प्रहार किया है। तो कोर्ट का मुख्य तर्क क्या था इस पर? न्यायालय का तर्क बहुत सीधा है। प्रशासनिक विवाद या कागजी कमी राज्य और स्कूल के बीच का मसला है। इस विवाद की कीमत बच्चे को अपना शैक्षणिक वर्ष गंवाकर नहीं चुकानी चाहिए, क्योंकि समय की भरपाई कभी नहीं हो सकती। एकदम सही। यह फैसला शिक्षा को एक प्रशासनिक लाल फीताशाही से निकालकर एक राष्ट्रीय मिशन बनाता है। ये एक सशक्त तर्क है। अदालती आदेशों से बाहर निकलकर अगर कक्षाओं की असलियत पर नजर डाली जाए तो ये देखना दिलचस्प है कि जब ये बच्चे आखिरकार अंदर पहुंच जाते हैं तो क्या होता है। ये जमीनी हकीकत का पहलू है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है यूडाइस प्लस 2024-25 का डेटा। जो लोग इस टर्म से परिचित नहीं हैं उन्हें बता दें कि यह भारत में स्कूली शिक्षा का सबसे बड़ा और व्यापक डेटाबेस है, जो देश के हर एक स्कूल की जमीनी हकीकत को मापता है। बिल्कुल। और ये डेटा कुछ बहुत ही शानदार आंकड़े दिखाता है। प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात या GER 100% के पार चला गया है। 100% से ऊपर का GER ये दर्शाता है कि लक्षित आयु वर्ग के लगभग सभी बच्चे अब स्कूल प्रणाली के दायरे में आ चुके हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ ही शिक्षक छात्र अनुपात में भी बड़ा सुधार देखा गया है। हाँ, अब यह अनुपात 26:1 पर आ गया है, जबकि मानक 30 बच्चों पर एक शिक्षक का है। इसका व्यवहारिक अर्थ ये है कि एक शिक्षक को केवल 26 बच्चों पर ध्यान देना है, जो कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का सीधा संकेत है ना? इसके अलावा बुनियादी ढांचे पर भी डेटा बहुत मजबूत तस्वीर पेश करता है। आज 99.3% स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा है और 98.2% स्कूलों में काम करने वाले शौचालय मौजूद हैं। ये आंकड़ा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का सीधा असर लड़कियों की शिक्षा पर पड़ा है? बिल्कुल। इन काम करने वाले शौचालयों का सीधा संबंध समाज के एक बहुत बड़े हिस्से, विशेषकर लड़कियों की शिक्षा के अधिकार से है। इसे केवल ईंट पत्थर के ढांचे के रूप में नहीं देखना चाहिए। सही कहा। इतिहास गवाह है कि हजारों लड़कियां सिर्फ इसलिए स्कूल छोड़ देती थीं क्योंकि वहां उनके लिए सुरक्षा और अलग शौचालय नहीं थे। ये उनके लिए सुरक्षा और गरिमा का सवाल था। हाँ,
इन बुनियादी सुविधाओं के स्थापित होने का सीधा असर बालिकाओं के नामांकन में भारी वृद्धि के रूप में सामने आया है। संक्रमण दर का 92.2% होना भी इसी की गवाही देता है। 92.2% बच्चे प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में जा रहे हैं, ये सचमुच बड़ी बात है। लेकिन इन तमाम आंकड़ों के बीच आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का एक विशेष डेटा बहुत ध्यान खींचता है। वो 12% वाला आंकड़ा? बिल्कुल। ये केवल साक्षरता की बात नहीं है। ये डेटा बताता है कि एकीकृत कक्षाओं के कारण संपन्न परिवारों के छात्रों के व्यवहार में अपने वंचित साथियों के प्रति 12% का सकारात्मक सुधार आया है। यह आंकड़ा समाज में सदियों पुराने पूर्वाग्रहों को तोड़ने की बात करता है ना? लेकिन ऐसा क्यों होता है? केवल एक साथ बैठने से समाज का इतना गहरा पूर्वाग्रह कैसे टूटने लगता है? इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक तंत्र काम करता है। जब समाज में लोग अलग अलग रहते हैं तो एक छवि बन जाती है जो अक्सर पूर्वाग्रहों से ग्रसित होती है, जिसे हम अमीर और गरीब का फासला कहते हैं। हाँ, लेकिन जब एक संपन्न परिवार का बच्चा और एक वंचित परिवार का बच्चा एक ही बेंच पर बैठकर गणित की समस्या सुलझाते हैं, साथ में टिफिन साझा करते हैं, तो वे एक दूसरे को अमीर या गरीब के रूप में नहीं देखते। वो एक दूसरे को सिर्फ दोस्त के रूप में देखते हैं। बिल्कुल। असली सफलता केवल बच्चों को स्कूल में भर देना नहीं है, बल्कि यही सच्चा सामाजिक समावेशन है। ये एक बहुत ही खूबसूरत विचार है। लेकिन अगर तस्वीर इतनी ही सकारात्मक है तो फिर इतनी शिकायतें क्यों हैं? सफलता के इस चमकते डेटा के पीछे कौन सी कमियां छिपी हैं? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्योंकि ऊपर से सब अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर कुछ गंभीर विफलताएं भी हैं। सबसे पहली और बड़ी चुनौती जो स्रोतों से उभर कर आती है वो है वित्तीय संकट। हाँ, राज्य सरकारें निजी स्कूलों को पैसा ही नहीं दे रही। एक चौंकाने वाला आंकड़ा महाराष्ट्र का है। अप्रैल 2026 तक अकेले महाराष्ट्र में निजी स्कूलों का लगभग 2930 करोड़ रुपए का बकाया होने का अनुमान है। ये कोई छोटी रकम नहीं है। ये पूरी व्यवस्था की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाता है। ये तो कुछ ऐसा ही हुआ कि किसी को एक शानदार रेस्टोरेंट में बिठा दिया जाए, लेकिन उसे खाना खाने का तरीका ना पता हो। मेरा मतलब है, अगर स्कूल को पैसा ही नहीं मिलेगा तो क्या वे सच में इन बच्चों को दिल से अपनाएंगे? बिल्कुल नहीं अपनाएंगे। और यही वजह है कि स्कूल प्रवेश रोकने के लिए कागजी कमियों जैसे बहाने ढूंढने लगते हैं। और इसके अलावा एक और बड़ी खाई है डिजिटल डिवाइड और कागजी कार्रवाई। यह एक बहुत बड़ी रुकावट है। कई राज्यों में कोटे की प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। और इसके परिणाम स्वरूप कुछ राज्यों में 25% कोटे की सिर्फ 27.5% सीटें ही भर पाई हैं। क्योंकि 40% पात्र बच्चों के पास तो आय या जाति प्रमाण पत्र ही नहीं है। ये तो तकनीक का एक दीवार बन जाना हुआ ना। जब लोगों के पास दस्तावेज ही नहीं है तो डिजिटल प्रक्रिया उनके लिए एक बड़ी बाधा बन जाती है। इसे एक सिस्टमैटिक फेलियर कहा जा सकता है। हम एक ऐसे डिजिटल युग में नीतियां बना रहे हैं जहां जमीन पर बुनियादी साक्षरता का अभाव है। और जो बच्चे इन तमाम डिजिटल पहाड़ों को पार करके स्कूल पहुंच भी जाते हैं, उनके सामने सीखने की गुणवत्ता या लर्निंग गैप की चुनौती खड़ी रहती है। हाँ, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी नेस 2024 का डेटा बहुत ही चिंताजनक है। ये अलार्मिंग डेटा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कक्षा 5 के 33% छात्र बुनियादी गणित और भाषा में पिछड़ रहे हैं। यह आंकड़ा बताता है कि स्कूल में जगह मिल जाना और शिक्षा मिल जाना दोनों अलग बातें हैं। सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराना शिक्षा नहीं है। तो इन सबका असल में क्या मतलब है? समस्याओं को केवल गिनाना काफी नहीं है। श्रोतों में इन गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए क्या ब्लूप्रिंट दिया गया है? इसके लिए कई रणनीतिक समाधान दिए गए हैं। वित्तीय देरी को खत्म करने के लिए स्कूलों को सीधे पैसा देने का सुझाव है, यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण या डीबीटी मॉडल। ये बहुत जरूरी है। तकनीक का उपयोग केवल फॉर्म भरने के लिए नहीं, बल्कि पैसा सीधे ट्रांसफर करने के लिए होना चाहिए, ताकि महाराष्ट्र जैसे बकाये की नौबत ही ना आए। बिल्कुल। और डिजिटल साक्षरता की कमी को दूर करने के लिए क्या समाधान है? इसके लिए स्थानीय स्तर पर सहायता केंद्र या हेल्प डेस्क बनाने का सुझाव है, जो लोगों का मार्गदर्शन कर सकें। और उस 33% वाले लर्निंग गैप का क्या? उसे भरने के लिए निपुण भारत मिशन के माध्यम से बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता पर जोर दिया जा रहा है। ये एक अच्छा कदम है। और शिकायत निवारण को पारदर्शी बनाने के लिए इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR की 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन को सक्रिय करने की बात कही गई है, ताकि माता पिता सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो यह सब तभी संभव है जब राज्य अपनी प्रशासनिक क्षमता बढ़ाए और साथ ही निजी संस्थान अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझें। बिल्कुल। शिक्षा केवल एक व्यवस्था नहीं है, यह समाज को दिशा देने का काम करती है। हम आज का एक गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। इस विषय पर नई जानकारियों की खोज जारी रहनी चाहिए। फिर मिलेंगे।